नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो ये प्रकाशिक, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाशिक यानी कि ऑप्टिकल यह एक कॉम्पैक्ट डिस्क डाटा भंडारण पद्धति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो ये एड्रीनल ग्रंथि से, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एड्रीनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? तो यह जांघ की हड्डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जांघ की हड्डी यह मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण होगा। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण होगा। तो उसका त्वरण होगा जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि गुरुत्वाधर दर ऊपर की ओर एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार से दोगुना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है? मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है? तो यह ऑक्सीपिटल लोब, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑक्सीपिटल लोब यह मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में यह लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचक से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक गुणधर्म संबंधी विकार है? निम्नलिखित में से क्या एक गुणधर्म संबंधी विकार है? तो यह डाउन्स संलक्षण यानी डाउन सिंड्रोम, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम यह एक गुणसूत्र संबंधी विकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समान वित्तीय गति में क्या होता है? एक समान वित्तीय गति में क्या होता है? तो ये होता है चाल अचर एवं वेग चर रहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चाल अचर रहते हैं और वेग चर रहते हैं, यह एक सामान्य वित्तीय गति में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर देने में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है आसवन विधि, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आसवन विधि से किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करके फिर उसे ठंडा द्रव में परिवर्तित कर लेना आसवन प्रक्रिया कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमक मिश्रित कपूर को किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? नमक मिश्रित कपूर को किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो ये ऊर्ध्वापातन द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊर्ध्वापातन द्वारा नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है। केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है उसे यूरिया कहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यूरिया केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ है जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरल बनने का मुख्य संबंध किससे है? कोरल बनने का मुख्य संबंध किससे है?
तो यह एंथोजोआ से, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एंथोजोआ से जो है कोरल बनने का मुख्य संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो यह है जोकोबस हेनरिकस वेंट हाफ, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जोकोबस हेनरिकस वेंट हाफ जो है यह रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृत्युपरांत शरीर की जांघ अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? मृत्युपरांत शरीर की जांघ अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑटोप्सी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑटोप्सी जो है यह मृत्युपरांत जो है शरीर की जांघ अथवा पोस्टमार्टम को जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? तो ये होता है आमाशय से, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आमाशय से जो है मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की हानिकारक किरणों से आँखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? सूर्य की हानिकारक किरणों से आँखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है फेरस ऑक्साइड का, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फेरस ऑक्साइड का जो है सूर्य की हानिकारक किरणों से जो है आँखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था बराबर मैकलिंटोक ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बरा मैकलिंटोक ने जो है प्लवमान जीन का सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मक्खन व क्लोराइड है जिसमें क्या होते हैं? मक्खन व क्लोराइड है जिसमें क्या होते हैं? तो ये वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं, यह मक्खन व क्लोराइड है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े व विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? पिछड़े व विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था जी मीडल के द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जी मीडल के द्वारा जो है पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो ये बधाई, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बधाई जो लोक नृत्य है यह असम राज्य से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय का दूरगामी कार्य किए? निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए? तो ये किए थे वी राव ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वी राव ने जो है यह अर्थशास्त्री थे जिसने राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए थे। अगला क्वेश्चन है, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो यह परिवार कल्याण से, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लाल त्रिकोण का संबंध जो है परिवार कल्याण से है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए लाइव पुस्तक के रचयिता कौन है? ए लाइव पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये तस्लीमा नसरीन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तस्लीमा नसरीन जो है
यह ए लाइव पुस्तक के रचयिता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी कहाँ बहती है? कावेरी नदी कहाँ बहती है? तो ये दक्षिण भारत में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दक्षिण भारत में जो है कावेरी नदी बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजस्थान में जो है घना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1985 ईस्वी में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1985 ईस्वी में जो है दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो ये शिप्रा नदी के किनारे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है केरल का, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य कथकली है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? तो यह चंडीगढ़, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चंडीगढ़ जो है यह दो राज्यों की राजधानी है, हरियाणा और पंजाब का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो यह था सेल्यूकस का, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस का राजदूत था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी लंबी है? भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी लंबी है? तो यह 7500 किलोमीटर, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 7500 किलोमीटर जो है भारत की कुल समुद्री सीमा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो यह था सिद्धार्थ, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं हिमाद्री, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हिमाद्री जो है यह हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है क्रोड, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रोड जो है यह पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैडम कामा को, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मैडम कामा को जो है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? तो ये बढ़ जाती है शीत ऋतु में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शीत ऋतु में जो है क्षोभ मंडल की सघनता बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्नाइकॉलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है? साइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है? तो यह है मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है स्लाइलॉक नामक पात्र जो है विलियम शेक्सपियर की जो है रचना का पात्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू किया है? विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू किया? तो ये किया जर्मनी ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जर्मनी ने जो है विश्व में सर्वप्रथम हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो यह मंगल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मंगल ग्रह का जो है सबसे निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा जो है फोबोस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो ये होता है अपघटक को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अपघटक को जो है पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे उच्चतम स्तर पोषण जो है प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, घड़ी में स्थापित क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? घड़ी में स्थापित क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो यह दाब विद्युत प्रभाव पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दाब विद्युत प्रभाव पर जो है घड़ी में स्थापित क्रिस्टल का जो है कार्य आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो यह है नियोन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नियोन गैस जो है प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो ये लाल रक्त कणिकाओं से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। लाल रक्त कोशिकाओं से जो है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है उसका रासायनिक नाम क्या है? सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो यह पोटेशियम नाइट्रेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट जो है वह है जो सोरा जो बारूद को बनाने के काम में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? तो यह जल का पृष्ठ तनाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जल का पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंद जो है गोलाकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो वो 4 गुना हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शराब के अत्यधिक उपभोग से किस अंग की क्षति होती है? शराब के अत्यधिक उपभोग से किस अंग की क्षति होती है? तो ये होती है यकृत की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यकृत की क्षति जो है शराब के अत्यधिक उपभोग से जो है होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? तो ये कार्बन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्बन जो है शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? तो यह रासायनिक प्रतिक्रिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण जो है दही जमता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? तो ये होता है बेरियम सल्फेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बेरियम सल्फेट जो है यह सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।